नमस्कार, एनडीटीवी के राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा। चुनावी चर्चा में आज बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी की प्रक्रिया जो है अब पूरी हो चुकी है। 200 सीटों वाले विधानसभा क्षेत्र में 1875 प्रत्याशी चुनाव मैदान में डटे हैं, जिनमें 1692 पुरुष और 183 महिलाएं हैं। सबसे कम प्रत्याशी दौसा के लालसोट में है, तो सबसे अधिक प्रत्याशी 18 प्रत्याशी जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में है। नाम वापसी के अंतिम दिन के बाद कुल 2365 कैंडिडेटों में से 490 ने अपना नामांकन वापस ले लिया और कुल जो है और बाकी जो है चुनाव मैदान में जुड़े हुए हैं। तो पहला फेज जो है या कहें सिंगल फेज ही है, यहाँ पे 25 नवंबर को एक ही दिन में होना है और 3 तारीख को जो है काउंटिंग होनी है। अब जो स्थिति बनी है उसके अनुसार क्या जो है कांग्रेस में ज़्यादा है बागी या बीजेपी में ज़्यादा है बागी, ये जो है इस पे आज हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए नीरज है हमारे साथ मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। तो हम कुछ ग्राफिक्स के रूप में भी हम आपको दिखाएंगे कि कितने प्रत्याशी बीजेपी के रह गए हैं बागी चुनाव मैदान में और कितने जो है वो कांग्रेस के रह गए। नीरज आप बताइए कितना नंबर, आपने बहुत मेहनत के साथ नीरज ने एक लिस्ट बनाई है कि कितने बागी रह गए हैं बीजेपी के और कितने कांग्रेस के। ये बहुत बड़ा काम है जिसको जो पूरे राजस्थान के राजनीति को जानता है वही इस तरह का जो है ग्राफिक्स या लिस्ट बना सकता है। नीरज बताइए, सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। 1875 जो है टोटल चुनाव मैदान के अंदर रह गए हैं और 82 जो नेता हैं इन्होंने बागी होकर के निर्दलीय नामांकन जो है वो भरा था और बीजेपी के 49 में से 32 बागी अभी भी मैदान के अंदर डटे हुए हैं। कांग्रेस के कुल 34 जो हैं वो ऐसे बागी थे, उनमें से 22 बागी अभी भी मैदान में है, 12 को मना लिया गया है और नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पूरी स्थिति जो है वो साफ हो गई है। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि बीजेपी के ज़्यादा ऐसे बागी हैं जो निर्दलीय मैदान में दावा ठोक रहे हैं और उसमें बड़े चेहरे भी बीजेपी के अंदर हैं जो कि नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अलग अलग जो प्रत्याशी हैं उसकी आप हमारी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। नीरज, मेरा एक सवाल है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि बीजेपी के बागी जो हैं वो सबसे बड़े नाम कौन कौन से हैं? अभी आपने तो कितना कहा, 32 कितना कहा आपने जी 32, तो 32 में बड़े नाम कौन से हैं बागी जो कि बड़े चेहरों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं? देखिए, जीवाराम जो है वो देवजी पटेल सांसद को सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं। आशा मीणा जो है उनका नाम सामने आया क्योंकि वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के सामने जो है वो खड़ी। सूरतगढ़ से भांबू हैं वो खड़े हुए और झुंझुनू से राजेंद्र धांधु खड़े हुए। राजेंद्र नायक सुजानगढ़ से खड़े हैं। सीकर से ताराचंद धायल जो हैं वो मैदान के अंदर ठोक रहे हैं ताल। इसी तरीके से अगर झोटवाड़ा क्षेत्र की बात करें तो झोटवाड़ा क्षेत्र के अंदर जो राजवर्धन सिंह राठौड़ हैं बीजेपी के सांसद रहे हैं, उनके सामने आशु सिंह सुरपुरा जो है वो खड़े हैं। संगरिया के अंदर गुलाब सीवर ताल ठोक रहे हैं। सांचौर में दीवाराम चौधरी की हमने बात की क्योंकि जीवाराम दानाराम दोनों अब एक हो गए हैं और सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं। मसूदा में जसवीर सिंह खरवा जो हैं वो एक कड़ी टक्कर देने वाले हैं। ब्यावर में इंद्र सिंह है। मकराना में हिम्मत सिंह राजपुरोहित जो हैं वो ताल ठोक रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बीजेपी के समीकरण जो है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इतने सारे नेता जो एक साथ चारों तरफ से, लाड़पुरा के अंदर भवानी सिंह राजावत जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं वो खुद खड़े हुए हैं। कोटपुतली में मुकेश गोयल हैं। तो ये नेता नुकसान पहुंचा सकते हैं पार्टी को। खंडेला से बंशीधर भाजिया पूर्व में भी विधायक रहे हैं। आशु सिंह सुरपुरा जो है वो राज्यवर्धन राठौड़ को चुनौती दे रहे हैं। तो ये तमाम नेता हैं जिनका एक बड़ा नुकसान जो है भाजपा पार्टी को हो सकता है। जी हमारे साथ जितेंद्र मीणा एसटी मोर्चा के अध्यक्ष थे, वो भी बस्ती से चुनौती दे रहे हैं। ये बड़ी बात। तो अब उन्हीं से पूछते थे, शैलेंद्र जी क्या कहेंगे? जो लिस्ट है वो 32 के आसपास बताई जा रही है बीजेपी के बागियों की। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और जिस हिसाब से आपने उत्साह देखा कार्यकर्ताओं में और जिस हिसाब से हमारी जन आक्रोश यात्राएं निकली, कैंपेन चला नहीं सहेगा राजस्थान, उसके बाद संकल्प परिवर्तन यात्रा निकली, तो आपने देखा कि उम्मीदवार बहुत ज्यादा हो गए हैं। एक ही विधानसभा पे कई प्रत्याशियों ने उम्मीदवारी जताई है और निश्चित तौर पर टिकट एक को मिलता है और कुछ पार्टी के भी कार्यकर्ता रहते हैं या पार्टी के पहले प्रत्याशी रहे होते हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा होता है, उनकी भी अपेक्षाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं और उस हिसाब से भी जिस हिसाब से सर्वे हुए और जिस हिसाब से फीडबैक गया कार्यकर्ताओं का और जो हमारा राजस्थान का शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने जो चुनाव किया और जो लिस्ट पैनल बना के भेजा और केंद्रीय चुनाव समिति ने
जब फाइनल लिस्ट डिक्लेयर की तो निश्चित तौर पर कुछ हमारे जो पुराने प्रत्याशी रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा है वो मैदान में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नियम रीति नीति सिद्धांत है उस सिद्धांत को ही से ही हमारा कार्यकर्ता कमिटेड होता है और जिसको शीर्ष नेतृत्व या केंद्रीय चुनाव समिति वो जिसको टिकट प्रत्याशी बनाती है, टिकट देती है, जिसको भी ऑफिशियल सिंबल मिलता है तो सारे कार्यकर्ता उनके साथ लगते हैं और निश्चित तौर पर थोड़ी बहुत नाराजगी रहती है। कुछ कार्यकर्ता असंतुष्ट भी हो सकते हैं कि पहले प्रत्याशी लड़े सिंबल पर लड़े और अब वो बागी होकर मैदान पर हैं, लेकिन जहां तक रही पार्टी भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमिटेड है, वो पार्टी के साथ खड़ा है, संगठन के साथ खड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो विकास के कार्य हैं, लेकिन शैलेंद्र जी मेरा सवाल ये था, शैलेंद्र जी मेरा सवाल ये था कि आपने एक प्रयोग किया है राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में बड़े स्तर पे किया है, जो सांसदों को टिकट दिया, जो मौजूदा सांसद हैं, उससे ये परिस्थिति बनी कि जो कार्यकर्ता चाहे जो व्यक्ति यहाँ का वहाँ का जो विधायक जो चुनाव लड़ता है विधायकी का, वो उन्होंने अपने आप को उपेक्षित महसूस किया, इसलिए इतने बागी मैदान में। देखिए मैं आपको बताऊं, ये चुनावी रणनीति का हिस्सा होता है। हम पार्टी डिसाइड करती है कि किसको सांसदी का चुनाव लड़ाना है, किसको विधानसभा का चुनाव लड़ाना है। आपने देखा होगा ये राजनीतिक दल कोई भी हो, अशोक गहलोत जी भी कभी सांसद रहे थे, विधायक भी रहे, सचिन पायलट जी कभी सांसद रहे, विधायक भी रहे, तो ये एक रणनीति का हिस्सा होता है। और हम एक चुनावी किस तरह से चौसर बिछानी है और जिस हिसाब से लोकतंत्र में आपने देखा होगा ये चुनाव जो है एक बहुत बड़ा पर्व होता है, जनता को अपना नुमाइंदा चुनने का एक अवसर दिया जाता है कि जो सरकार होती है जिसकी 5 साल जिसने सत्ता में शासन किया होता है, उसका रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा जाता है। तो वो कांग्रेस पार्टी आपने देखा होगा किस तरह से पिछले 5 साल में विफल रही, सिर्फ 4.5 साल अपनी कुर्सी की लड़ाई में उन्होंने राजस्थान की जनता को अपने हालात पे छोड़ दिया और भ्रष्टाचार चरम पर होगा, महिला अपराध दुष्कर्म चरम पर आ गया। आपने देखा बिजली की दरें जो है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में है, पेट्रोल डीजल पे शैलेंद्र जी मैं आपकी सारी बात मानता हूँ, शैलेंद्र जी मैं आपकी सारी बात मानता हूँ, लेकिन फिर भी आप भी आकलन कर रहे होंगे तो 32 के करीब जो बागी हैं, नीरज आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे? जी देखिए, बड़े बागी जो है भवानी सिंह राजावत पूर्व आपकी वसुंधरा सरकार के अंदर मंत्री रहे, उनको आप नहीं मना पाए। यूनुस खान जो हैं वो भी मंत्री रहे, उनको आप नहीं मना पाए। जितेंद्र मीणा आपके एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनको आप नहीं मना पाए, वो बस्ती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे प्रियंका चौधरी हैं, रविंद्र भाटी हैं, उनको आपने तो अभी हाल ही के अंदर बीजेपी के अंदर शामिल भी कराया था रविंद्र भाटी को, लेकिन टिकट नहीं दिया, नाराज होकर के उन्होंने ताल ठोक दी। तो ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं सीधे सीधे। और ये जीवाराम दानाराम, ये तो आपकी पार्टी के व्यक्ति हैं और आपने सांसद को ला करके वहां से उतारा और ये ताल ठोक रहे हैं। कब से कह रहे थे कि 30 तारीख के बाद हम नामांकन जो है वो दाखिल कर देंगे और आखिरकार उनको कोई मान मनोबल नहीं की गई, जबकि कांग्रेस में बैठे हुए। पहले शैलेंद्र जी इसका कोई जवाब देना चाहें आप? पहले प्रत्याशी रहे या वो चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर उनमें असंतुष्टि का भाव दिखता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो कमिटेड है, प्रतिबद्ध है, अपनी जो पार्टी है उसकी रीति नीति सिद्धांत से बंधा हुआ है। और जो हमारे एजेंडा है, जो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के काम हो, चाहे राजस्थान में जो पिछली हमारी वसुंधरा सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की, उनके समय में काम हो। और आज देखिए आप राजस्थान में क्या हालात हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता जो है और जो हमारे संगठन जो बहुत एक संगठननिष्ठ पार्टी है, विचारनिष्ठ पार्टी है और संगठन ही हमारा। तो अच्छा शैलेंद्र जी एक सवाल मेरा है शैलेंद्र जी, तो क्या माने कि आपकी पूरी पार्टी जो है वो वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, वही चेहरा है? नहीं, ये तो अभी ऐसी तो कोई बात है नहीं। आपने देखा होगा कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, कमल का फूल ही हमारी पहचान, हमारी शान है। आपने देखा कि हमारे जितने भी बड़े नेता बने, चाहे वसुंधरा राजे जी को भी ले लीजिए, वो भी कमल के फूल पे नेता बनी है। चाहे आप देख लीजिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी कमल के फूल पे नेता हैं। तो हमारे जितने भी नेता बने हैं वो सारे कमल के फूल पे हैं। तो कमल का फूल ही हमारी पहचान और शान है और उसी
के आधार पर और जो हमारी नीतियां हैं, सिद्धांत हैं, कार्यक्रम है जो हम नीचे तक लेके जाते हैं और जो विकास के कार्य जो आपने जी। देखा किस तरह से 9.5 साल हिंदुस्तान में शासन चल रहा है, किस तरह से जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार है। और ठीक है। राजस्थान में देखिए किस तरह के पेपर लीक माफिया यहाँ पनप गया, या 70 लाख युवाओं का भविष्य खराब नहीं कर सही, दिया आप गया, आप उनके अभिभावक आपकी उनके सारी आंसू बात बहा रहे सही हैं, है। ये तमाम बातें। जी। मैं श्याम सुंदर जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, आपसे एक सवाल है। अब ये तय हो गया है नाम वापसी के बाद कि किसके कितने बागी जो हैं मैदान में हैं, और जो लिस्ट नीरज ने बनाई है उसके अनुसार बीजेपी के ज़्यादा हैं, कांग्रेस के थोड़े से कम हैं। श्याम जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए मनोज भारती जी, पहली बार मैंने देखा कि अलग अलग व्यक्तियों के चुनाव बागी होकर लड़ रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी की तो बात है ही, लेकिन अशोक गहलोत के लोग चुनाव लड़ रहे हैं बागी होकर के, जो पहले भी देखा आपने, पहले भी लड़ रहे थे। सुनील परिहार की बात करें या बाकी 3-4 लोग जो हैं, उनको खुली छूट दी है कि लड़ो चुनाव और जीत के आओ। गोपाल भाईती अगर चुनाव लड़ रहा है तो अशोक गहलोत की सहमति होगी, ये तो नीरज जी जानते हैं। और देखिए अब बार बार शैलेंद्र जी कह रहे पार्टी की निष्ठा और निष्ठा विष्ठा खत्म हो गई। अब पार्टी की निष्ठा नहीं, खुद पर स्वार्थों की पूर्ति नहीं हो रही तो चुनाव। यूनुस खान कौन का आदमी है? भवानी सिंह किसका आदमी है? आपको पता है ना। अगर वसुंधरा जी सक्रियता निभाती, मदन सिंह राठौड़ को देखिए, प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, बैठ गया। आप देखिएगा, अगर राज्यपाल को अगर अमित शाह ने फोन किया, बैठ गया। अब अगर चित्तौड़ में ढंग से बात की गई होती तो क्या आकिया बैठ सकता था? क्योंकि आकिया को अगर जाके राजवी कहते हैं कि ये तो शराब का सेल्समैन है और एक ड्राइवर, इस तरह की बातें अगर पार्टी के पहले हो जाती है तो ये सारी चीजें बनती है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि देखिएगा, आप कह रहे हैं कि सामूहिक रूप से चुनाव लड़ा जा रहा है, इसलिए वसुंधरा जी ने नहीं लिया इंटरेस्ट, अपने लोगों को बैठाया नहीं। वो कहा खड़े रहो, देखी जाएगी बाद में, जीत के आओगे तो देखो। और ये अशोक गहलोत की प्रवृत्ति नहीं, खड़े रहो क्योंकि बाद में तो मेरे ही काम आओगे आप। तो जिस प्रकार से राजस्थान की राजनीति में यदि स्पष्ट बहुमत नहीं आया, जो बहन भाई का खेल मैं कई बार देखता हूँ, कह भी रहा था पहले भी, ये कायम है आज राजस्थान में। और चलिए। देखिएगा आने वाले समय में जब रिजल्ट आएगा तो बहुत खरे चौंकाने वाली चीजें आएगी सामने। स्पष्ट बहुमत आके तो दिक्कत नहीं आएगी। श्याम जी, आप बहुत पहले से कह रहे हैं कि दो बड़े नेता दोनों नहीं चाहते हैं कि किसी भी पार्टी को बहुमत मिले। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, संदीप चौधरी जी। लेकिन संदीप जी, आपका भी ध्यान आकृष्ट करा देता हूं, कांग्रेस के भी 22 बागी जो है चुनाव मैदान में डटे हुए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। नीरज, आप बताइए इन 22 बागियों के बारे में। संदीप जी, बड़ा स्थिति जो है कांग्रेस के अंदर भी खराब है। आलोक बेनीवाल आपके पूर्व विधायक भी रहे, क्योंकि निर्दलीय उन्होंने चुनाव जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़कर के मैदान के अंदर आए और आपने उनको साथ में लिया, पूरा समर्थन लिया, और आज फिर से उनका टिकट काटा गया और कमला बेनीवाल के पुत्र हैं और वापस से निर्दलीय ताल ठोक दिए उन्होंने। खिलाड़ी लाल बैरवा ये तो आपके ही थे, एससी आयोग से इनको अपना इस्तीफा देना पड़ा और लगातार कह रहे थे, केवल सचिन पायलट के पक्ष में खड़े हो रहे थे तो इनके साथ में ये दुर्गति हुई और इनका टिकट काट दिया गया। एक दलितों के अंदर भी एक गलत मैसेज गया है। इसके साथ ही जौहरीलाल मीणा, हालांकि इनके पुत्र पर रेप का आरोप था, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ सीट से इनका टिकट जो है वो कट गया। रामलाल मेघवाल जालोर से खड़े हैं, नरेश मीणा जो है वो छबड़ा से खड़े हैं, फतेह खान शिव से खड़े हो गए। एक युवा को आपने वहां पर मौका दे दिया, तो निश्चित रूप से जो वरिष्ठ और बुजुर्ग नेता हैं, लंबे समय से वहाँ संघर्ष कर रहे थे, उनके अंदर वहाँ विरोध के स्वर हैं। ओम बिश्नोई जो है वो वहाँ पर स्थिति बिगाड़ रहे हैं। ओम दुर्ग सिंह चौहान जो है ये खीवसर के अंदर खड़े हुए हैं। हबीबुर रहमान जो है ये नागौर के अंदर हैं, ये भी आपके पूर्व नेता हैं हबीबुर रहमान और कद्दावर नेता रहे। करुणा चांडक गंगानगर से हैं, नागौर से हबीबुर रहमान है, ब्यावर में मनोज चौहान है, सुनील परिहार सिवाना के अंदर खड़े हैं। कैसे मनाइएगा, मानवेंद्र सिंह के सामने ये खड़े हो गए हैं मैदान के अंदर। राकेश बोयत हैं केशवराव पाटन से, लूणकरण से वीरेंद्र बेनीवाल तो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं आपकी सरकार के अंदर। कैलाश मीणा मनोहर थाना से हैं, सरदार शहर से राजकरण चौधरी जी हैं, महेंद्र बड़जोड़ हैं 84 से, जो कि सियासी समीकरण इस क्षेत्र के अंदर बिगाड़ सकते हैं। मालपुरा में गोपाल गुर्जर खड़े। आप बताइए, अब जवाब दीजिए संदीप जी। गाड़ी खड़ी कर लीजिए, नेटवर्क चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बस अभी खड़ी करवा रहा हूँ। हाँ, माफी चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा मनोरंजन जी आपसे, नीरज भाई से, कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी सबसे पहली बात तो एकजुटता से चुनाव लड़ रही बागियों की, तो हर पार्टी के अंदर कुछ स्वार्थी तत्व होते हैं। टिकट 200 है, चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति भी 200 ही होंगे, चेन जिनका होगा वो भी 200 लोग ही होंगे। टिकट एक को मिलता है और जो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता होता है वो पार्टी की रीति नीति में विश्वास करके जिस किसी को भी टिकट मिलता है उसके साथ तन मन धन से अपना साथ देता है।
रही बात ये जो बागी खड़े हैं, मेरा ये मानना है कांग्रेस का कार्यकर्ता इन बागियों को नहीं अपनाएगा। रही बात कुछ सीटों की जो नाम गिनाए नीरज भाई ने, मैं सहमत हूँ। इन लोगों ने कांग्रेस में बरसों तक काम किया और कुछ लोगों ने पिछली बार निर्दलीय जीत के कांग्रेस को समर्थन दिया, पर जब प्रत्याशी चयन की बात आती है तो कुछ मापदंड पार्टी के निर्धारित होते हैं, उन मापदंडों के अनुसार टिकट दिया जाता है और उस मापदंड में कुछ प्रत्याशी फिट नहीं बैठे या कुछ विधायक फिट नहीं बैठे तो उनको टिकट नहीं दिया गया। तो मेरा ये मानना है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं उनसे कांग्रेस के ऊपर कोई प्रभाव और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने जा रही है। जी श्याम जी, आप क्या कहेंगे कांग्रेस के बागियों पे? अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट किए, आपका म्यूट है। देखिए संदीप जी जानते हैं मनोरंजन भारती जी कि ये किस गुट के, ये भी पता नहीं इनको। देखिए वहां पर निश्चित तौर पर जिस तरह की स्थितियां हैं, अब सुनील परिहार को तो डायरेक्टर बनाया श्याम जी, मैं सिर्फ कांग्रेस गुट का आदमी हूँ। अरे आप सुनो तो सही संदीप जी, जरा सुन लो। एक एक करके किसने बनाया था डायरेक्टर, आप ये बता दो, किसने बनाया था? आप अगर मुख्यमंत्री जी चाहते तो बैठ नहीं सकते थे वो। तो देखिए बहुत सारी चीजें, हबीबुर रहमान अब पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में थे, फिर वापिस आपके पास आ गए और फिर लड़ने लगे। तो जो और पुष्कर के गोपाल भाईती हैं, क्या अशोक गहलोत के बिना चुनाव लड़ सकते हैं क्या नसीम अख्तर के खिलाफ? आप तो जानते हो ना कि उनको लड़ने के लिए कौन प्रेरित कर रहा होगा। और देखिएगा नागौर से हबीबुर रहमान आई गए, हबीबुर रहमान पहले बीजेपी से जीत के आ गए और हमने फिर कांग्रेस में आ गए आपके, फिर आपने नहीं टिकट दिया तो फिर आपके पास फिर खड़े हो गए कि ज्योति मिर्धा को नहीं जीतने का है, या आपके देखिए जो मिर्धा दूसरे खड़े उनको जीतने नहीं देंगे। अब ख्यूसर की बात कर लें या बाकी बहुत सारे लोग जो खड़े हैं उनके समर्पित हैं, कांग्रेस के समर्पित नहीं है। उनको पता है कि जब चुनाव खत्म हो जाएगा और जीत जाएंगे तो हम तो मंत्री बन जाएंगे और करीब हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें अभी दिख नहीं रही है जो संदीप जी बार बार कह रहे हैं। अब आलोक को कोई किसने कहा कि किसी ने, और आलोक को टिकट क्यों नहीं दी गया ये भी आपको पता है कि दो यादव खड़े हो गए, तीसरा निर्दलीय जीत सकता है। तो ये बड़ी कैलकुलेशन के आधार पर। और खिलाड़ी लाल बेरवा, देखिए खिलाड़ी लाल बेरवा ने तो कहा कि मेरे साथ क्या किया, और मलिंगा क्यों गए आपके यहाँ से? उनका मुझे तो टिकट नहीं दे रहे थे इसलिए मैं तो चल दिया यहाँ से, नहीं तो मुझको तो पैदल छाप करने वाले थे। तो बहुत सारी चीजें अगर बैठ के संगठित रूप से बातचीत होती, आपस में समन्वय होता है दोनों का। अब देखिएगा मुख्यमंत्री जी किससे बात कर रहे थे कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मनोज भारती जी उन्हीं से बात कर रहे थे जो अपने हैं, दूसरों से बात नहीं करेंगे। अब कल मैं देख रहा था सीपी जोशी से तो बात कर रहे थे, आप सचिन पायलट से बातचीत नहीं की। अब आप भी अगर सचिन पायलट के साथ बैठ करके बातचीत नहीं हो रही है, उसका परिणाम आप देखेंगे कि चुनाव में जब देखेंगे कि रिजल्ट आएगा तो आप कुछ पीछे रह जाएंगे, आगे रह जाएंगे, पता नहीं पता। तो इस तरह की जो स्थितियां बनी हुई है, जो संदीप जी कह रहे हैं कि हम तो जीतेंगे, स्पष्ट बहुमत आ गया, कैसे जीतोगे मुझे नहीं समझ में आ रहा है। संदीप जी से ही श्याम जी, संदीप जी का जवाब सुन लेते हैं। संदीप जी आप बताइए, ऐसा लग रहा है कि राजस्थान की राजनीति में जो दो बड़े नेता हैं जो दोनों अलग अलग पार्टियों से हैं, उनके अपने अपने पसंदीदा लोग हैं, चाहे वो बागी हो चाहे वो पार्टी के टिकट पे हो। आपको क्या कहना है? देखिए अशोक जी कांग्रेस पार्टी के चेहरा है और उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारे यहाँ कोई संशय नहीं है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, पहली बात। तो दूसरी बात, और नेताओं की, जैसा श्याम जी ने कहा कि सिर्फ गहलोत साहब ने अपने प्रत्याशियों में बात की, मैं इनको बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल गलत बात आप कह रहे हैं। कल अशोक गहलोत साहब ने नंबर वाइज सब कैंडिडेटों से बात की, कुछ कैंडिडेटों से बात नहीं कर पाए थे जिनसे आज बात की जाएगी, और सभी कैंडिडेटों की पार्टी के द्वारा, संगठन के द्वारा और गहलोत साहब की टीम के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के द्वारा हर तरीके से मदद की जा रही है और कांग्रेस पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ रही है। कहीं कोई आपस में मनमुटाव नहीं है, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में 20-20 चेहरे मुख्यमंत्री के बने हुए घूम रहे हैं। राजस्थान के अंदर एकमात्र चेहरा माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और उन्हीं के नेतृत्व में 25 नवंबर को कांग्रेस पार्टी को जनता भारी बहुमत से वोट चलिए ठीक है, और आने वाली 3 तारीख को हम दोबारा से सरकार बनाएंगे। ओके, एक कंक्लूडिंग वर्ड नीरज आपसे। देखिए सचिन पायलट ने नईमुद्दीन अपोलो और मोहसिन रशीद को तो बैठा दिया है, उनके क्षेत्र के अंदर एक मजबूत दावेदारी पेश कर रहे थे। टोंक वैसे भी नवाबों की नगरी कहा जाता है, मुस्लिमों की आबादी काफ़ी है, लेकिन सीएम अशोक गहलोत के क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से दादी जी को बिठाया गया और वापस से जो घटनाक्रम हुआ कि वो बीजेपी के अंदर आ गए बैठने के बाद में, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा डैमेज देने वाला है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो राजेंद्र गुड़ा जो कि डायरी दिखाते थे वो भी शिवसेना के साथ में जाकर के और अभी भी ताल ठोके हुए हैं।
तो ऐसे सारे बहुत सारे चेहरे हैं जो कि कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों को, कांग्रेस को और बीजेपी को, दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़े और जब कद्दावर चेहरे खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा ये तो कांग्रेस बीजेपी की बात रही, बसपा के, एआईएमआईएम के, अन्य पार्टियों के जो विधायक के लिए जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, वो भी एक बड़ा नुकसान जो है वो इन दोनों पार्टियों को पहुंचा सकते हैं। और आदिवासी क्षेत्र के अंदर जहां प्रभाव बीटीपी का और बीएपी का है, वहां पे बहुत सारे नेता खड़े हुए हैं। एक तो डॉक्टर हैं जो केशुभाई वसावा, जो कि बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके एक बेटे जो हैं वो डॉक्टर हैं और वो खड़े हैं मैदान के अंदर। जो राजस्थान के वेलाराम जी हैं, उनके बेटे खड़े हुए हैं और बाकायदा स्टेथोस्कोप लगा करके और वो प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं और कोर्ट ने भी उनको मंजूरी दे दी कि आप चुनाव लड़ लीजिए, यदि अगर आप जीत जाते हैं तो ठीक है, और नहीं जीतते हैं तो वापस सरकारी सेवा में आ जाइए। चलिए, तो ये कितना बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का, श्याम जी आपका, संदीप जी आपका, शैलेंद्र जी आपका, जी जल्दी से बात करें। शामिल कराने के बाद जयपुर में लाए तो प्लेन से लेके आए कि भाई दिखाओ कि देखो दादी हमारे साथ आ गए जी। तो बीजेपी वाले, अब देखिए शैलेंद्र जी का लाए थे ना वो, गजेंद्र सिंह जी के साथ भविष्य की राजनीति तय कर रहे हैं कि एमपी बनेंगे ना वो, तो सहयोगी बनेंगे वो। और ठीक है, जिस तरह से शैलेंद्र जी बार-बार आपने तो इशारों में सारी बात कही दी कि अपने अपने फेवरेट लोग हैं, चाहे वो पार्टी के सिंबल पे हो चाहे बागी हो। ये डिबेट बहुत मजेदार है, ये आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन आज आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। मुझे एक ब्रेक लेना, चुनावी चर्चा जारी है, कहीं जाइएगा नहीं, चंद पलों में वापस लौटते हैं।